कोई हमारी गली में सीटी बजाता है हर रात, चाहे मौसम कोई भी हो। यह हमेशा ठीक 3:03 पर शुरू होता है और आप इसे केवल तभी सुन सकते हैं जब आप लिविंग रूम या किचन में हो। हमारा घर गली के बीच में है, जिससे सीटी की आवाज़ शुरुआत से अंत तक हमें सुनाई देती है। जब मैं छोटा था, मैं और मेरी बहन कुछ रात रसोई में चुपके से सुनने के लिए जाते थे और मम्मी पापा को ये बिल्कुल पसंद नहीं था। अगर वो हमें वहाँ देख लेते तो हमारी शामत आ जाती। लेकिन उन्होंने हम पर कभी भी ज़्यादा गुस्सा नहीं किया, क्योंकि हमें एक नियम बताया गया था कि जो कोई भी सीटी बजा रहा हो उसे देखने की बिल्कुल कोशिश नहीं करनी है। मैं जहाँ रहता हूँ वो जगह बड़ी मज़ेदार है। घर छोटे हैं लेकिन अच्छी तरह से बने हुए हैं। घूमने के लिए बहुत सारे स्थान हैं। मैं यहाँ 6 साल की उम्र से रह रहा हूँ और अक्टूबर में 13 साल का हो गया। यहाँ मेरी उम्र के और भी बहुत से बच्चे हैं। हम सब एक साथ पले बड़े हैं। ये जगह बड़ा होने के लिए सबसे अच्छी है, लेकिन यहाँ केवल 2 अजीब चीज़ें हैं, रात की सीटी और ब्लेसिंग्स। सीटी से मैं कभी भी ज़्यादा परेशान नहीं हुआ। जैसा मैंने कहा कि मैं अपने बेडरूम से इसे कभी भी सुन नहीं सका। मेरे पिता शांत किस्म के इंसान हैं। जब से वो यूएस शिफ्ट हुए हैं, उनका एक्सेंट कुछ अलग हो गया है। लेकिन मेरे दादा दादी आइलैंड से हैं। मेरे पिता तभी अशांत होते हैं जब वो सीटी बजाने वाला आता है। वो थोड़ा जल्दी बात करने लगते हैं। आंखें उनकी तेज़ इधर उधर घूमती है और हमें बोलते हैं उसके बारे में ना सोचने को, और हमेशा एक बात याद रखने को कि उसकी तरफ बिल्कुल भी नहीं देखना है। ऐसा नहीं है कि अगर हम चाहे तो देख सकते हैं, क्योंकि हर खिड़की के ऊपर एक शटर है जिनको हैवी कैनवास से ढका गया है और उसके ऊपर लॉक लगा दिए गए हैं। हर रात पापा उन खिड़कियों को लॉक कर जब हम सोने जाते हैं तभी वो उन चाबियों को अपने साथ अपने कमरे में ले जाते हैं। मुझे नहीं पता कि मेरी माँ उस सिटी वाले के बारे में क्या सोचती है, लेकिन मैंने उन्हें लिविंग रूम में ठीक 3:03 पर देखा है जब आवाज़ की शुरुआत होती है। मैं अपने कमरे का दरवाज़ा थोड़ा सा खुला रखूं तो मैं वहाँ देख सकता हूँ। 1 महीने में 2-3 बार मैंने उन्हें वहाँ पाया है। लिविंग रूम में पड़े लाल सोफे पर बैठकर वो उस सीटी को सुनती हैं। उस सीटी वाले की हर रात एक सी धुन होती है और वो बड़ी ही खुशनुमा होती है। आपको याद है, मैंने कहा था कि जहाँ मैं रहता हूँ वहाँ 2 अजीब चीज़ें हैं। रात के सीटी वाले के अलावा हमारा अड़ोस पड़ोस बहुत ही लकी है। मेरे लिए बता पाना मुश्किल है और मेरे पिता को इस बारे में बात करना बिल्कुल पसंद नहीं करते। लेकिन यहाँ के लोगों के साथ अच्छी चीज़ें बहुत होती है। आमतौर पर बहुत छोटी चीज़ें हैं, जैसे रेडियो कॉन्टेस्ट जीतना या काम पर प्रमोशन मिलना या फिर किसी के यार्ड में कुछ एंटीक आइटम्स का मिलना। यहाँ का मौसम बहुत अच्छा है। सबके बगीचे पतझड़ के मौसम में और भी खूबसूरत दिखते हैं और मेरी माँ को यहाँ के बारे में कहते हुए सुना था कि यहाँ लाखों छोटी छोटी ब्लेसिंग्स हैं। लेकिन सबसे बड़ा कारण हमारा यहाँ रहने का कि यहीं क्यों, तो उसकी वजह मेरी बहन नोला है। वो बीमार पैदा हुई थी, फेफड़ों की बीमारी। हम उसे घर भी नहीं ले जा सकते थे जब वो पैदा हुई। हमें उसे देखने के लिए हॉस्पिटल जाना पड़ता था। मुझे याद है वो इतनी छोटी थी कि उसके ब्रीथ के लिए एक मशीन लगा रखी थी और वो दूसरे सारे बच्चों से भी छोटी थी। हम यहाँ इसलिए शिफ्ट हुए क्योंकि ये घर हॉस्पिटल से नज़दीक है, और जैसे ही हम यहाँ रहने लगे नोला अच्छा महसूस करने लगी। एक बार के लिए तो डॉक्टर्स भी कंफ्यूज थे कि ये हो क्या रहा है, लेकिन मेरे पेरेंट्स जानते थे और मुझे भी पता था नोला का बेहतर होना हमारे यहाँ रहने से मिली लाखों ब्लेसिंग्स में से एक थी। इसलिए हम ये जानने के बाद भी रुके थे कि यहाँ हर दिन होने वाले हर छोटे चमत्कार के लिए कभी न कभी कुछ बुरी चीज़ें होती है, लेकिन वे तभी होती है जब आप उस सिटी वाले की तलाश करते हैं। हमारी कॉलोनी में एक वेलकम कमेटी है। जब भी कोई नया परिवार यहाँ रहने आता है तो वे बिरयानी, एक गिफ्ट बास्केट
और एक मनीला फोल्डर के साथ दिखाई देते हैं। वे सब बहुत फ्रेंडली हैं। जब हम 7 साल पहले आए थे तब हमारे यहाँ 4 लोग आए थे। कमेटी ने छोटी छोटी बातें की, मुझे एक स्नीकर्स बार दिया और बारी बारी से वो नोला के साथ खेल रहे थे। अस्पताल से बाहर उसका वो पहला हफ्ता था, इसलिए वो थोड़ा एक्स्ट्रा केयर कर रहे थे। फिर कमेटी वालों ने मेरे पेरेंट्स को प्राइवेट बात करने के लिए बुलाया और मुझे मेरे कमरे में भेज दिया। फिर भी मुझे मेरे कमरे से हर एक शब्द सुनाई दे रहा था। कमेटी वालों ने मेरे पेरेंट्स को बताया कि यहाँ के अड़ोस पड़ोस में सब बहुत अच्छा है, इतना अच्छा कि बयां करना भी मुश्किल है। फिर मेरे पेरेंट्स को बताया कि हर सुबह 3:03 से 3:05 तक सीटी सुनाई देती है। उन ग्रुप वालों ने और हमारे पड़ोसी ने मेरे माता पिता को चेतावनी दी कि सीटी वाला तब तक किसी को नुकसान नहीं पहुंचाता जब तक उसको कोई देख ना ले, और यही कारण था कि हमें बचपन से उसे ना देखने की सलाह दी गई थी। ये सुनते ही मेरे माता पिता थोड़े चिंतित हुए और मैंने अपने कान दरवाजे से पीछे कर लिए। जो उस सीटी वाले को देखने की चाहत रखता है उसकी किस्मत बिल्कुल बदल जाती है। जैसे काले बादल हमेशा उसके ऊपर मंडराते रहते हैं, कुछ भी उसके साथ गलत हो सकता है। मनीला लिफाफा जो कमेटी वाले लाए थे उसके अंदर न्यूज़पेपर कटिंग्स थी, कहानियाँ थी कार दुर्घटनाओं की, लोगों की बर्बाद हुई जिंदगियों की। सब मरते नहीं हैं, ऐसा कमेटी के हेड मेंबर को कहते हुए सुना मैंने, लेकिन उस इंसान से उसका जीवन गायब हो जाता है। जिंदा तो रहते हैं लेकिन जिंदा लाश की तरह, उनके जीवन में कोई खुशी नहीं बचती। मैं ये ज़रूर कह सकता हूँ कि मेरी माँ ये सब सीरियसली नहीं ले रही थी। वो बार बार पूछ रही थी कि आप सब हमारे साथ कोई प्रैंक तो नहीं कर रहे। एक वक्त पर तो मम्मी गुस्सा हो गए और उन पर आरोप लगा दिया कि वो हमें हद से ज़्यादा डरा रहे हैं, और पूछा कि वो मेरे पापा के साथ भेदभाव कर रहे हैं क्योंकि वो आइलैंड्स हैं। पापा ने मम्मी को शांत किया और उनसे कहा कि हमारे पड़ोसी काफ़ी सिंसियर है, वो सिर्फ हमारी मदद करना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि दादी भी उनको इस तरह की कहानियाँ सुनाया करती थी और उन्होंने ये यहाँ आकर महसूस भी किया। कुछ चीज़ें तो अच्छी होती है और कुछ बुरी, और कुछ बिल्कुल ही अलग। कमेटी वालों के जाने के बाद पापा सीधे हार्डवेयर की दुकान पर गए और उन्होंने कैनवास के गत्ते, डोरियाँ और कुछ ताले खरीद कर लाए और घर की हर एक खिड़की और दरवाजे पर लगा दिए। वो रात उस घर में हमारी पहली रात थी। मैं 3 बजे धीरे से मेरे कमरे से बाहर आया और देखा कि मेरे पापा लिविंग रूम में सोफे पर बैठे हैं, मेरी छोटी बहन को लिए। उन्होंने अपनी उंगली होठों पर रखकर मुझे इशारा किया कि कुछ भी बोलना मत, और मैं उनके पास सोफे पर बैठ गया और हमने इंतज़ार किया। ठीक 3:03 पर हमने वो सीटी सुनी और वो आया ठीक उसी तरह जैसा हमारे पड़ोसियों ने बताया था। तब से हर रात सीटी वाला आता है, लेकिन हम उसको नज़रअंदाज कर हर दिन की छोटी छोटी खुशियों को जीते हैं। नोला को अब सांस लेने में दिक्कत नहीं होती और वो काफ़ी बड़ी, मजबूत और चतुर हो चुकी है। मेरे पापा भी वेलकमिंग कमेटी से जुड़ गए हैं। हमें ज़्यादा नए पड़ोसी मिलते नहीं हैं, क्यों ही कोई इतनी अच्छी जगह को छोड़ेगा। जब भी कोई नई फैमिली यहाँ आती है तो मेरे पापा और कमेटी वाले उनके वहाँ बिरयानी, एक गिफ्ट की टोकरी और मनीला फोल्डर लेकर पहुँच जाते हैं। मैं मेरे पापा के चेहरे को देखकर ये बता सकता हूँ कि उस परिवार ने कमेटी की बातों को संजीदगी से लिया या फिर हमें जल्द ही कोई नया पड़ोसी मिलने वाला है। कुछ महीनों पहले ही एक परिवार हमारे घर से ठीक बगल वाले घर में आया। पुरानी मालकिन मिस मैडी 105 वर्ष की उम्र में भगवान को प्यारी हो गई। उन्होंने अपना जीवन काफ़ी अच्छा बिताया। हमारे नए पड़ोसी वहाँ अच्छे से रहने लगे। उन्होंने वेलकमिंग कमेटी पर भरोसा किया और मेरे पिता की सलाह से उन्होंने भी लॉकिंग शटर लगवा लिए, क्योंकि उनके घर में भी छोटे बच्चे थे। जो भी न्यूज़पेपर क्लिपिंग्स थी उस मनीला फोल्डर में, या जो भी सबूत था, पापा ने मुझे कभी भी उसे देखने नहीं दिया। लेकिन मेरे अंदाज से बहुत ही आश्वस्त करने वाला रहा होगा, क्योंकि हमारे पड़ोसियों को पहले महीने में कोई समस्या नहीं हुई। एक रात
जब हमारे पड़ोसियों को किसी काम से टाउन छोड़ना पड़ा तो उनके बेटे होल्डन को हमारे यहाँ रुकने के लिए भेजा था। वो 12 साल का था, मेरे से स्कूल में 1 साल छोटा। मैं उसे उस रात से पहले इतना जानता नहीं था जब तक कि उसके पेरेंट्स ने डिनर के बाद उसे वहाँ ड्रॉप किया। और मैं ये कह सकता था कि ये बहुत बुरा वक्त होने वाला है। जैसे ही घर के बड़े लोग मेरे रूम से गए और होल्डन ने मुझसे पूछा, क्या तुम जानते हो हर रात सीटी कौन बजाता है? हम तीनों बैठकर कोई डिज्नी की मूवी देख रहे थे। मैंने और मेरी बहन ने एक दूसरे की तरफ देखा और मैंने कहा, हम उस बारे में बात नहीं करते हैं। होल्डन ने कहा, मुझे लगता है वो गली के कॉर्नर पर जो पीला घर है ना, उसमें एक अजीब सा इंसान है, वही ये सब करता है। मेरी बहन ने पूछा, कौन? मिस्टर टोल्स? हो ही नहीं सकता, वो बहुत अच्छे इंसान हैं। होल्डन ने कहा, फिर तो कोई साइको किलर ही होगा। नोला थोड़ी टेंशन में आ गई। मैंने दोबारा कहा कि हम इस बारे में बात नहीं करते हैं, चलो मेरे कमरे में चलते हैं और गेम खेलते हैं। हमने अगले कुछ घंटे गेम खेल कर बिताए, सारा पॉपकॉर्न खा लिया मूवी देखते देखते, और यूं कहे कि लगभग हमने हमारी नींद ही खो दी थी। लेकिन इतना सब कुछ करने के बाद भी होल्डन बड़ा एक्साइटेड हो रहा था। जैसे ही मेरे पेरेंट्स ने हमें गुड नाइट कहा, होल्डन खड़ा हुआ अपने बीन बैग से और मेरे और नोला के पास आकर बेड पर बैठ गया। उसने पूछा, क्या तुमने कभी देखने की कोशिश की है? वो समय नज़दीक था। हर स्लीपर की तरह उस रात भी सोने का नाम नहीं ले रहे थे, और मैं ये देखकर शॉक हुआ कि वो सही था। लगभग 3 बजने वाले थे। फिर मैंने कहा, नहीं, हमने कभी भी कोशिश नहीं की और देखना चाहूँ तो भी नहीं देख सकता, क्योंकि मेरे पापा ब्लाइंड्स को लॉक करने के बाद हर रात उसकी चाबी अपने साथ ले जाते हैं, छुपा देते हैं। वो मुझे इग्नोर करने लगा। होल्डन ने कहा, नहीं, वो नहीं छुपाते हैं। मैंने थोड़ा तेज आवाज में कहा, तुमने देखा है क्या? होल्डन ने समझाते हुए मुझे कहा, तुम्हारे पापा ब्लाइंड्स लॉक करते हैं, हाँ ये समझता हूँ, लेकिन उन्होंने चाबियाँ छुपाई नहीं है। उन्होंने वो सारी चाबियाँ नॉर्मल कीचेन में लगा दी है। तो मैंने पूछा घबराते हुए। मुझे पता था कि वो अब आगे क्या कहेगा, क्योंकि मैंने भी अब नोटिस किया है कि पापा अब चाबियाँ छुपाते नहीं हैं, क्योंकि इतने साल हो चुके हैं इन सब बातों को यहाँ रहते रहते। तो उनको लगता है कि हाँ, हमने इसको सीरियसली ले लिया है। तो जैसे कि तुम्हारे पापा ने लॉक किया और वो बेड में गए, मैं बाथरूम गया था। जाते वक्त मैंने उस रूम में देखा जहाँ वो चाबियाँ लटक रही थी, और शायद मैंने उन चाबियों को वहाँ से ले ली। नोला और मैं होल्डन को देख रहे थे और उसकी हंसी बढ़ती जा रही थी। मैंने बोला, तुम झूठ बोल रहे हो। होल्डन ने कहा, तुम चाहो तो चेक कर सकते हो। तुम्हारे पेरेंट्स के कमरे का दरवाज़ा खोलना और धीरे से देखना, तुम्हें वहाँ एक किचन स्टैंड दिखेगा। मैं जल्दी से मेरे पेरेंट्स के रूम में गया। बड़ी हिचकिचाहट के साथ मैंने कमरे का दरवाज़ा खोला और सोचा कि अगर होल्डन झूठ नहीं बोल रहा है तो मेरे पापा बहुत गुस्सा होंगे। मैं बहुत डर रहा था ये सोचते हुए भी, लेकिन इससे भी ज़्यादा डर मुझे उस सीटी बजाने वाले से लग रहा था। मैंने कमरे का दरवाज़ा खोला, बिल्कुल 1 इंच जितना, और उसमें से मैंने देखा, लेकिन बहुत अंधेरा था। तो गहरी सांस लेकर मैं कमरे में गया, 2 कदम आगे बढ़ाए और मैं स्तब्ध रह गया, क्योंकि सीटी बजनी स्टार्ट हो गई थी और मैं इसे बड़ी आसानी से सुन पा रहा था। मुझे ये नहीं पता था कि मेरे पेरेंट्स इस आवाज़ को हर रात सुनते हैं जब से हम इस घर में आए हैं, लेकिन उन्होंने कभी हमसे इस बारे में कुछ नहीं कहा। मुझे नहीं लगता मैं इसमें कभी सो पाता। मैं वहाँ खड़ा रहा और सुन रहा था कि सीटी वाला पास आ रहा था, लेकिन पता नहीं था कि मुझे क्या करना चाहिए। लाइट जलानी चाहिए या पापा को बुलाना चाहिए। मुझे हल्की आवाज़ लिविंग रूम से आ रही थी। मैं अपने पेरेंट्स के कमरे से भागा। देखा कि होल्डन और नोला खिड़की के पास खड़े थे।
होल्डन झूठ नहीं बोल रहा था और मैं देख सकता था कि वो लॉक खोलने में हड़बड़ाहट कर रहा था। और मैंने एक क्लिक सुना, उसके पास चाबी थी और अचानक से होल्डन तेजी से हंसने लगा। नोला बिल्कुल उसके बगल में खड़ी थी, सहमी हुई, डरी हुई, लेकिन एक्साइटेड भी थी। सिटी वाला बिल्कुल अब हमारे घर के बाहर था। मुझे लगा जैसे मैंने किसी को आवाज़ दी। मुझे कुछ ठीक से याद नहीं है। समय जैसे थम गया हो। घड़ी के कांटे मुझे मेरे चेहरे पर छुप रहे थे, लेकिन मैंने खुद को वहाँ हिलता हुआ पाया। मैं तेज़ नहीं हूँ क्योंकि मैं कभी भी एथलेटिक नहीं रहा, लेकिन जैसे तैसे मैंने मेरे और नोला के बीच का स्पेस कवर किया। उस दरमियान मैंने मेरी आंखें बिल्कुल बंद कर दी, लेकिन मैंने ब्लाइंड्स खुलने की आवाज़ सुनी और मैं सीटी की आवाज़ सुन पा रहा था, ठीक खिड़की के उस पार से। लेकिन नोला के चारों ओर मेरा हाथ था और मैंने हमें घुमाया ताकि हम खिड़की से दूर रहें, और उसी वक्त खिड़की खुल चुकी थी और सीटी बजना बंद हो चुकी थी। मैं महसूस कर पा रहा था कि नोला डर के मारे कांप रही थी। मैंने उससे कहा, देखना मत, ठीक है? घूमना मत। हम इस तरह से खड़े थे कि नोला हॉल की तरफ फेस कर रही थी और मैं विंडो की तरफ, लेकिन मेरी आंखें बिल्कुल बंद थी। मैं महसूस कर पा रहा था कि जवाब सिर हिलाकर दे रही थी। मैं अपने दूसरे हाथ से होल्डन को टच करने की कोशिश कर रहा था। मेरा हाथ उसके हाथ पर लगा और मैंने महसूस किया कि वो नोला से भी ज़्यादा कांप रहा था। मैंने पुकारा, होल्डन। कोई जवाब नहीं आया। वहाँ पिन ड्रॉप साइलेंस था। मैं उसके पास पहुँच गया और खिड़की को डरते डरते महसूस किया। आंखें अभी भी बंद थी। कांच मेरी उंगलियों पर ज़्यादा ठंडा था। इस समय की तुलना में अधिक ठंडा होना चाहिए था। मैंने अपना हाथ खिड़की से ऊपर उठाया और डोरी को ढूंढने लगा। धीरे धीरे कांच और ज़्यादा गर्म होने लगा और आगे पहुंचा और बिना ज़्यादा सोचे मैंने खिड़की पर लगी स्ट्रिंग को जोर से खींचा तो ब्लाइंड्स बंद हो गए। मैंने मेरी आंखें खोली। वहाँ किचन से हल्की सी लाइट आ रही थी और मैंने होल्डन को देखा तो वो बहुत सहमा हुआ था। उसका चेहरा एकदम पीला पड़ चुका था और वो अभी भी खिड़की की तरफ देख रहा था। मैंने फिर से पूछा, होल्डन। वो मेरी तरफ मुड़ा और जोर से चिल्लाया। सब कुछ बड़ी जल्दी से हो गया। घर में लाइट लग गई, हॉल में, लिविंग रूम में, और फिर जल्दी मेरे पेरेंट्स के आने की आवाज़ आने लगी। लेकिन मैंने उनकी तरफ नहीं देखा। मेरी आंखें अभी भी होल्डन पर चिपकी हुई थी। उसका चेहरा जो पीला पड़ चुका था, उसके होंठ बहुत सूख गए थे। वहाँ का खून मानो कहीं गायब हो गया हो और उसने पैंट के अंदर ही टॉयलेट कर लिया। पापा ने मुझसे पूछा, क्या हुआ? मैंने हिम्मत करके होल्डन से आंखें हटाई और पीछे की तरफ देखा। मैंने देखा कि मेरे पापा बहुत डरे हुए थे। आज से पहले मैंने उन्हें कभी भी इतना डरा हुआ नहीं देखा था। उनके चेहरे पर एक अजीब सा डर था, एक माता पिता का डर। उन्होंने हल्के से मुझे पूछा, सिर्फ होल्डन? मैंने हाँ में सर हिलाया। ये सुनकर पापा ने राहत की सांस ली। मैंने उम्मीद नहीं की थी कि वो इस तरह रिएक्ट करेंगे, लेकिन जब वो होल्डन की तरफ घूमे तो मेरे पापा का चेहरा फिर से बदल गया। अचानक घर के दरवाजे पर कोई नॉक करता है। हम सब थम जाते हैं। होल्डन डर जाता है। मम्मी ने कहा, कुछ मत बोलना। वो हॉल की दहलीज पर खड़ी थी। मुझे हमेशा लगता था कि शायद माँ इस बारे में डाउट रखती थी। वो हमेशा पापा को खिड़कियों और सीटी वाले के बारे में मजाक किया करती थी, लेकिन उस दिन हम सभी को यकीन हो गया था। मैंने देखा कि मेरे मम्मी पापा दोनों बेसबॉल बैट्स को अपने हाथ में लिए खड़े थे। इस बार फिर नॉक की आवाज़ आई, लेकिन थोड़ी तेज। होल्डन ने धीरे से कहा, प्लीज़ दरवाज़ा मत खोलना। मेरे पिता उसके पास गए और उसे गले से लगा लिया। यकीन दिलाते हुए पापा ने कहा कि आज कोई भी अंदर नहीं आएगा। इस बार खटखटाने की आवाज़ काफ़ी तेज थी कि पूरा दरवाज़ा हिलने लगा। होल्डन फिर से चिल्लाया। नोला ने अपने हाथ से मुझे और टाइट पकड़ लिया। माँ हमारे पास आई और घुटनों के बल हमारे पास बैठ के हम दोनों को गोद में ले लिया। माँ ने धीरे से पापा को कहा,
कि पुलिस को कॉल करो। अचानक खटखटाने की आवाज़ रुक गई और मेरे पापा मम्मी की तरफ देखकर पूछने लगे, तुम्हें ये लगता है? उस भयानक खटखटाहट से धीरे से टैप 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 की आवाज़ आई। किसी ने दरवाजे की दूसरी ओर से आवाज़ लगाई, पुलिस। बाहर से जो आवाज़ आई थी वो बिल्कुल मेरी माँ जैसी थी, जैसे किसी तोते ने हूबहू वो शब्द दोहराया हो, पुलिस बुलाओ, पुलिस, पुलिस। मम्मी ने हमें और पास खींचा, पुलिस 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 पुलिस। प्लीज रुक जाओ, ऐसा कहते हुए सुना मैंने मेरी माँ को। मेरे पापा ने कहा, मुझे नहीं लगता उनको बुलाने से कुछ मदद होगी। हमें पता कैसे चलेगा कि दरवाजे पर पुलिस है? इस बार नॉकिंग इतनी तेज हुई कि पूरा दरवाजा हिल गया, फिर अचानक से रुक गए। लंबे इंतजार के बाद मैंने फिर नॉकिंग सुनी, लेकिन इस बार पीछे के दरवाजे से। हम सब एक साथ पीछे वाले दरवाजे की तरफ घूम गए और नॉकिंग अचानक सामने वाले दरवाजे पर। अभी सामने से पीछे, पीछे से सामने, पहले तेज, फिर धीमे, फिर वापस तेज, और अचानक से आवाज़ दोनों दरवाजों से आने लगी, इतनी तेज जैसे कोई हथौड़ा मार रहा हो। अचानक से किसी के कुछ ढकने की आवाज़ आती है, जैसे कोई घर की खिड़कियों को बाहर से ढक रहा हो। ऐसा लग रहा था जैसे हम किसी ड्रम के अंदर रह रहे हो और उसे कई लोग एक साथ बजा रहे हो। होल्डन चिल्लाया, रुक जाओ। नॉकिंग रुक गई। होल्डन ने कहा, मैं किसी को नहीं बताऊंगा, वादा करता हूं कि जो भी देखा वो किसी को नहीं बताऊंगा, प्लीज यहां से चले जाओ। हमने लगभग 1 मिनट इंतजार किया, फिर हमने सुना कि अब नॉकिंग की आवाज खिड़की से आ रही थी जिसे होल्डन ने खोला था। ये सुनते ही होल्डन ने रोना शुरू कर दिया, जैसे कोई कैदी अपनी जेल के बाहर फांसी पर चढ़ते हुए रोता है। पापा ने उसे पकड़ लिया, लेकिन उसे कभी भी झूठा दिलासा नहीं दिलाया कि सारी चीज़ें ठीक हो जाएगी। हम सब एक साथ लिविंग रूम में थे, लेकिन कितनी देर के लिए ये पता नहीं। आखिरकार मेरी माँ ने हम सब बच्चों को मेरे रूम में ले जाने की कोशिश की। उस वक्त पापा वहीं दरवाजे पर खड़े रहे, लेकिन जैसे ही हम वहाँ से हिले, नॉकिंग फिर से चालू हो गई और इतनी तेज थी कि मुझे डर था कि कहीं दरवाज़ा ही ना टूट जाए। हम सब वापस लिविंग रूम में आ गए और नॉकिंग रुक गई, लेकिन सिर्फ खिड़की पर टैप 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 की आवाज़ बची थी। उस रात कोई नहीं सोया। टैपिंग की आवाज़ सुबह 7 बजे रुकी और वो वक्त था जब सूरज आसमान में दिखाई देता है। लेकिन हमने 2 घंटे और इंतज़ार किया। फिर पापा ने खिड़कियों से वो ब्लाइंड्स खोले और पहले हम सबको पापा उनके बेडरूम में ले गए। मैंने उनको दरवाज़ा खोलते हुए सुना और फिर अंदर आते हुए देखा। फिर उन्होंने कहा, सब ठीक है। होल्डन के माता पिता लंच के वक्त वापस आ गए। मेरे मम्मी पापा होल्डन को उसके घर ले गए और मैंने खिड़की से देखा वे काफ़ी समय तक अंदर थे। वो पूरे दिन मुझसे चिपकी रही, ठीक मेरी तरफ, कभी कभी मेरा हाथ पकड़े हुए। जब मेरे माता पिता वापस आए तो वो बहुत गंभीर दिखे, लेकिन हमें ये नहीं बताया कि उन्होंने होल्डन के पेरेंट्स को क्या कहा। आज संडे था, इसलिए हम सभी ने साथ में पिज़्ज़ा खाकर और मूवी देखकर पूरा दिन बिताया। उस रात सभी मेरे कमरे में ही सोए। नोला और माँ बेड में थे, मैं और मेरे पापा कुर्सी पर। उस रात और उसके बाद किसी भी प्रकार की नॉकिंग नहीं हुई। इस हफ्ते हमने होल्डन और उसके माता पिता को ज़्यादा देखा नहीं था, लेकिन गुरुवार को रास्ते में एक ट्रक देखा। नोला और मैंने स्कूल के बाद उनको पैकिंग करते हुए देखा। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात तो ये थी कि होल्डन के साथ साथ उसके माता पिता का चेहरा भी थका हुआ लग रहा था। आंखें छोटी हो चुकी थी। सड़क पार से भी मैं ये बता सकता था कि कुछ तो गलत हुआ है। होल्डन और उसका परिवार सनसेट होने से पहले चला गया। मुझे याद है जब हम यहाँ रहने आए थे, तब वेलकमिंग कमेटी ने मेरे पेरेंट्स से कहा था कि जो इसको देखता है वो सभी मरते नहीं हैं,
कुछ लोगों के जीवन से प्रकाश गायब हो जाता है और कुछ लोगों के जीवन से सुख, और उनके साथ धीरे धीरे दुखद घटनाएं होने लगती है।